अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। हाथों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं कात्यायनी चतुर्वेदी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अच्छी बढ़वार हेतु आलू की फसल में जरूरी प्रबंधन। अधिक लाभ हेतु गन्ने के साथ कैसे करें अन्य फसलों की खेती। रबी फसलों को दीमक से बचाने के लिए जरूरी उपाय। अपने प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने आलू की खेती की हुई है, उनकी फसल इस समय बढ़वार की विभिन्न अवस्थाओं पर है और ऐसे में फसल में कुछ प्रबंधन कार्य जैसे कि खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई, उर्वरक प्रबंधन, कीट और रोगों से बचाव आदि कार्यों को समय से करना बेहद जरूरी होता है, जिसमें लापरवाही बरतने से किसानों को अक्सर कम उपज से ही संतुष्ट होना पड़ता है। तो आलू की फसल में इन सभी प्रबंधनों को कब और कैसे संपादित करें, इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हिसार के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर महावीर शर्मा। आलू की फसल में 20 से 25 दिन बाद जब मिट्टी चढ़ाने का समय होता है, उस समय पे जो नाइट्रोजन की बची हुई चौथाई मात्रा है, यानी कि 25 से 30 किलो यूरिया खाद आप दे सकते हैं। आलू की फसल को हर हफ्ते सिंचाई की आवश्यकता है, क्योंकि आलू के खेत में थोड़ी नमी तो हमेशा बनी ही रहनी चाहिए। हाँ, दिसंबर के महीने में आप इसको अवधि को बढ़ा सकते हैं और हर दूसरे हफ्ते सिंचाई की आवश्यकता आलू की फसल को पड़ेगी। सिंचाई करते समय किसान भाई ये हमेशा ध्यान रखें कि जो डोल है उसका केवल 75% ही भीगे, ऊपर के जो हिस्सा रह जाता है वहाँ तक पानी ना जाने पाए। और जिन क्षेत्रों में पानी तेलीय है वहाँ सिंचाई करते समय 3 किलो कोसावेट सल्फर 90% या जिप्सम का प्रयोग जरूर करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए पहले बिजाई के समय अगर खरपतवार नाशक डाला गया है तो खरपतवार की उतनी समस्या नहीं रहती है, लेकिन जिन किसान भाइयों ने खरपतवार नाशक नहीं डाला है उनके लिए ये सबसे बेहतर होगा कि मिट्टी चढ़ाने से पहले खरपतवार की निराई कर दें। प्रदेश में जिन किसान भाइयों ने आलू की फसल लगा रखी है, उनकी फसल में मौसम में बदलाव के कारण अभी अगेती झुलसा रोग प्रकोप अधिक हो सकता है। तो किसान भाई इस रोग को कैसे पहचाने, आइए जानते हैं। ये एक फफूंद के द्वारा होता है। अल्टरनेरिया सोलिन नामक एक फफूंद है जिसके द्वारा होता है। और इस रोग के लक्षण क्या हैं कि देखा जाएगा कि इसमें एक धब्बा बनता है और धब्बा को जब गौर से देखा जाएगा तो उसमें एक कंसेंट्रिक रिंग के लक्षण दिखाई देते हैं। तो उसमें देखा जाए कि वो धब्बा जो होता है उसमें वो जोन टाइप बना होता है, घेरा लिए होता है और इससे आप पहचान पाएँ कि ये आघात अंगमारी है या आघात झुलसा रोग है। किसान भाइयों, अगेती झुलसा रोग को पहचानने के बाद आप इसका नियंत्रण कैसे करें ताकि ये रोग पूरे खेत में नहीं फैले, आइए जानते हैं। ये अमूमन आपको जब थोड़ा सा गर्माहट जाड़े का महसूस होती है उस समय में देखने को मिलती है।
लक्षण जब आप पहचान गए तो अब इसका निदान क्या है किसान भाई कि इंडोफिल M45 एक दवा है। इंडोफिल M45 2.5 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में अगर आप घोल बना करके इसका छिड़काव करते हैं रोग के लक्षण देखने के उपरांत, और दूसरा छिड़काव 2 सप्ताह बाद इसी दवा से दोहराते हैं, तो इस रोग से किसान भाई आपके फसल सुरक्षित रह जाएंगे। एक दूसरी बीमारी है जो कि हम जिससे कहते हैं पिछात झुलसा रोग या लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो पिछात झुलसा रोग जो है वो आपको जब दिसंबर के अंत में या जनवरी के शुरुआत में देखिएगा कि तापक्रम जो है मौसम का कम रहता है और बादल छाए हुए रहते हैं, और देखिएगा कि 24 घंटा पहले अगर बूंदाबांदी हो जाए जिसको कि हम ड्रिजलिंग कहते हैं, तो ये अवस्था अगर है तो किसान है बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, जो कि पिछात झुलसा रोग जो है बहुत तेज़ी से फैलता है। किसान भाइयों, मौसम बदलाव के चलते इस फसल में आगामी समय में भी पिछेती झुलसा रोग प्रकोप होता है, जिसका समय रहते नियंत्रण नहीं करने पर पूरी फसल नष्ट हो जाती है। इसलिए इस रोग की समय रहते पहचान कर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। तो इस अवस्था में किसान भाई आपको क्या करने चाहिए कि रिडोमिल MJ 1.5 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल बना करके जैसे ही लक्षण दिखे उसका छिड़काव कर देने से आपके फसल सुरक्षित रहेंगे, और इसमें 1 सप्ताह बाद पुनः इसका छिड़काव कर देना चाहिए। होता क्या है कि ये अगर आप दूसरा ये है कि फसल जब आपके खेत में है तो किसान भाई कोशिश करें कि अपने फसल की निगरानी प्रत्येक दिन करें और पौधे को गौर से देखें। पौधे को गौर से देखने के उपरांत आपको ये पता चल जाएंगे कि आपके फसल स्वस्थ हैं या कुछ उसमें विकार आए हैं। समय रहते अगर इसकी देखभाल सुनिश्चित की जाए और जो विशेषज्ञ द्वारा बताई गई दवा है उसको अगर प्रयोग में लाया जाए तो आप अपने फसल को सुरक्षित भी रख पाएंगे। किसान भाइयों, अपने हरियाणा में गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और किसान इसकी खेती करके अच्छा लाभ भी कमा रहे हैं, लेकिन इस लाभ को मिलने में लंबा समय लगता है। इसलिए अगर किसान गन्ने की खेती के साथ कम अवधि में तैयार होने वाली अन्य सह फसलों की खेती करें तो न केवल गन्ने की फसल से उत्पादन मिलेगा बल्कि इसके साथ सह फसली खेती से भी उन्हें अतिरिक्त लाभ मिलेगा। तो किसान भाई कैसे करें गन्ने के साथ सह फसली खेती, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नवनीत कुमार से। साथ आप अंतर्वर्ती फसल के रूप में अक्टूबर नवंबर में आप ईख के साथ आलू ले सकते हैं, ईख के साथ धनिया ले सकते हैं, मंगरेला ले सकते हैं, लहसुन ले सकते हैं, मसूर ले सकते हैं, गेहूं भी ले सकते हैं। ये सब सारी जो फसलें हैं वो लाभदायक है और किसान बंधुओं को मध्यावधि आय इससे प्राप्त हो जाता है। चूंकि गन्ना साल भर की फसलें हैं, अगर एकल फसल की खेती की जाए तो उतना लाभदायी नहीं है जितना कि अंतर्वर्ती फसल के साथ गन्ना को उगाना। अंतर्वर्ती फसल के आय से गन्ना में आप उर्वरक भी दे सकते हैं, सिंचाई भी दे सकते हैं। आपको उसी क्षेत्रफल से आपको उतना लाभ मिल जाएगा कि गन्ना का साल भर तक आप खेत में उर्वरक देंगे, इनपुट्स वगैरह देंगे, उसी से आपको सारा पैसा मिल जाएगा। किसान भाइयों, गन्ने के साथ सहफसली खेती करने के लिए कम समय में पकने वाली उन्हीं फसलों का चयन करना चाहिए जो कि क्षेत्र की जलवायु एवं स्थानीय मांगों के अनुरूप हो, जिनमें वृद्धि के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा ना हो। गन्ने की अंतर्वर्तीय खेती के लिए गन्ने की बुआई के बाद 2 कतारों के बीच खाली बची जगह में अन्य फसलों के बीजों की बुआई करते हैं, जिनकी बुआई दूरी इस प्रकार है। ये यहाँ रिसर्च के आधार पर जो डेवलप किया गया है ईख के साथ आलू की खेती, उसमें हम जोड़ी पंक्ति विधि द्वारा आलू की रोपाई करते हैं। इसमें आप 2 पंक्ति गन्ना के बीच में 2 पंक्ति हम आलू का लगाते हैं
इसमें जिस तरह बीज दर आपका 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर शुद्ध फसल आलू लगाते हैं उसमें लगता है, तो इसमें ही भी उतना ही बीज दर लगता है कि दोनों पंक्ति आलू को हम टेढ़ा मेढ़ा करके थोड़ा जिक जैक पोजीशन में लगाते हैं कि जब ट्यूबराइजेशन ट्यूबर बनने लगे तो इसका ट्यूबर एक लाइन के ट्यूबर से दूसरे लाइन का ट्यूबर सटे नहीं। अगर आप गन्ना के साथ लहसुन लगाते हैं तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा ईख का भी उपज प्राप्त होता है और ये लहसुन का भी उपज प्राप्त होता है। इसमें इंसेक्ट पेस्ट भी कम लगता है और सब अंतर्वर्ती फसलों के अपेक्षा। उसके बाद राजमा हो गया, ये भी महत्वपूर्ण फसल है। 2 लाइन गन्ना के बीच में हम 2 लाइन राजमा का लगाते हैं। इसमें दूरी जो है गन्ना के पंक्ति से राजमा के पंक्ति के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। फिर पहली पंक्ति राजमा से दूसरी पंक्ति राजमा के बीच की दूरी भी 30 सेंटीमीटर होती है और फिर 30 सेंटीमीटर दूसरी पंक्ति राजमा से गन्ना के बीच की दूरी रह जाती है। तो इस तरह आप जब भी अंतर्वर्ती फसल के रूप में कोई भी फसल लेते हैं तो ये देखना चाहिए कि उसका एरिया कितना है, उसका क्षेत्रफल अंतर्वर्ती फसल के रूप में कितना है। उसी अनुसार बीज का भी इस्तेमाल करना चाहिए और खाद का भी, उर्वरक का भी उसी अनुपात में इस्तेमाल करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मैं बताना, प्रति फसल के रूप में ये 2/3 क्षेत्रफल को कवर करता है, इसलिए इसका बीज दर भी 2/3 ही होना चाहिए, 100% नहीं होना चाहिए। और उर्वरक की मात्रा भी 2/3 ही होनी चाहिए, जो कि दोनों पंक्ति राजमा के बीच में हम देते हैं। शरदकालीन गन्ने के साथ आप चना, प्याज, लहसुन, राजमा, आलू, गोभी, मूली, शलजम इत्यादि बुआई कर सकते हैं, जिनकी बीज दर बुआई की दूरी एवं बोए गए क्षेत्र के अनुसार होती है। आइए एक नजर डालते हैं विभिन्न फसलों के बीज दर पर। गन्ने की फसल की बढ़वार हो अच्छी और इससे अच्छा लाभ मिल सके, इसके लिए अंतर्वर्तीय फसलों के साथ इसका पोषक तत्व प्रबंधन किस तरह करना है, आइए जानते हैं। गन्ना का उर्वरक गन्ना के लाइन में और अंतर्वर्ती फसल का उर्वरक अंतर्वर्ती फसल के लाइन में देना चाहिए। 7% फर्टिलाइजर देते हैं, उर्वरक देते हैं। 150 किलोग्राम नेत्रजन, 85 किलोग्राम स्फूर और 60 किलोग्राम पोटास। जबकि अंतर्वर्ती फसल में अभी तक कुछ फसलों को छोड़ के रिकमेंडेशन यही है कि अंतर्वर्ती फसल में हम केवल नेत्रजन का प्रयोग करते हैं, लेकिन इधर नवीनतम प्रयोगों के आधार पर ये साबित हो गया है कि आप अगर ईख के साथ राजमा लगाते हैं तो उसमें नेत्रजन और स्फूर दोनों का व्यवहार करना चाहिए। लेकिन राजमा, उसके बाद आपका तीसी, मंगरेला, धनिया, ये सब में 2/3 उर्वरक और 2/3 बीज का इस्तेमाल करना है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाई, रबी फसलों की उपज को प्रभावित करने वाले कारकों की अगर बात की जाए तो उसमें दीमक भी एक प्रमुख कीट है। यह अधिकांश फसलों को भारी क्षति पहुंचाती है, इसलिए जरूरी है कि दीमक के नियंत्रण उपायों पर शुरू से ही ध्यान दिया जाए। तो रबी फसलों में दीमक द्वारा होने वाली क्षति को रोकने के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाना है, इस बारे में जानकारी के लिए आइए मिलते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राज सिंह कुशवाहा से। किसान भाइयों, खासकर जो हमारी रबी की फसलें हैं, कुछ फसलों की तो हमारी बुवाई हो गई है और कुछ फसलों की बुवाई होने वाली है।
जैसे हमारी सरसों है तो सरसों की लगभग हमारे किसान भाई बुवाई कर चुके हैं। खासकर जो रबी की फसलें हैं उसमें दीमक का निश्चित तौर पे प्रकोप होता है कि देखिए, खासकर जहाँ पे असिंचित एरिया है, जहाँ पे कोई सिंचाई के साधन नहीं है, अगर वहाँ पे हम रबी की फसलें लगाते हैं तो निश्चित तौर पे दीमक का प्रकोप होता है और दीमक का प्रकोप होने के कारण हमारी फसल प्रभावित होती है और उससे हमारा उत्पादन भी प्रभावित होता है, जिससे जो उत्पादन मिलना चाहिए, जो आर्थिक स्थिति हमारी सुदृढ़ होना चाहिए, वो नहीं हो पाती। किसान भाइयों, ये दीमक कीट सभी प्रकार की रबी फसलों के पौधों की जड़, तना और पूरे पौधे को काट कर नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से फसलें सूखने लगती हैं और उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। इसलिए आप इस कीट की पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। तो किसान भाइयों, इसके निदान के लिए एक नितांत आवश्यक उपाय है जो करना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसे हम थोड़ी देर बोलते हैं, जैसे बीज उपचार। किसान भाइयों, बीज उपचार तो वैसे तो कोई भी फसल बोएं, चाहे आप दाल वाली बोएं, चाहे आप तेल वाली बोएं, चाहे आप खाद्यान्न वाली फसल बोएं या सब्जी वाली बोएं, मसाले वाली कोई फसल हो, तो बीज उपचार करना नितांत आवश्यक है। तो अभी जैसे हमारी गेहूं की बुवाई होने वाली है, चने की बुवाई होने वाली है, तो मेरा किसान भाइयों से आग्रह है कि किसान भाइयों, जो हम बीज उपचार करते हैं तो एक क्लोरोपाइरिफॉस नाम की दवा आती है। उस दवाई को 5 ml दवा 1 किलो बीज के हिसाब से ऐसा कर ले। जैसे मान लो अपना 1 कुंटल बीज है तो लगभग 400 से 500 ml दवा। उसमें क्या है, बीज को बोने के पहले उसमें वो तरल पदार्थ में होती है, अच्छे ढंग से उसको छिड़क के उसमें मिला देना चाहिए। ये एक विशेष ध्यान रखना चाहिए कि दीमक के लिए बीज उपचार करना नितांत आवश्यक है। नंबर 1। नंबर 2, किसान भाइयों देखते होंगे मेड़ के किनारे अपने बड़े बड़े बीमाठा बोलते हैं, जिसको देसी भाषा में बीमठा बोलते हैं, मतलब दीमक का घर। वो देख लेना बहुत गहराई में इसमें दीमक की रानी होती है, जो उसका केवल काम है अंडा देना, बच्चे देना। तो खासकर जब बमीठा है, जहाँ दीमक का घर है, वहाँ पे आप प्रयास करें कि उसको किसी भी तरह से निष्क्रिय करें, मतलब इस बीमटे को हटाएं या उसको नष्ट करें। उसके 2-3 तरीके बहुत अच्छे हैं। एक तो क्या, अगर आपके पास पानी का साधन है तो उस बीमठा में ट्यूबवेल चलता है या कोई दूसरा कोई स्रोत है, तो उस बीमठा में उस पानी को भर दो, खोल दो और एकदम पानी उसके अंदर जाने दो। खूब पानी जाता रहेगा। जहाँ तक दीमक की रानी वहाँ तक अगर पानी पहुँच जाता है तो निश्चित तौर पे मर जाएगी। और साथ ही साथ एक बहुत अच्छा उपाय ये है कि जो बीमठा है, जब आप पानी छोड़ो तो जो क्लोरोपाइरिफॉस जो दवा है उसको भी धीरे धीरे एक बैठ जाए, चाहे अपन मटका में छेद करके, डिब्बे में छेद कर उसमें बूंद 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 टपकता है और वो सीधा पानी के साथ जो बीमठा उसके अगर अंदर जाती है तो निश्चित तौर पर ये मान के आप चलिए कि अगर दीमक की रानी तक वो क्लोरोपाइरिफॉस दवा पहुंच जाएगी तो उसका आप जी मान के चलिए पूर्णतः बीमठा नष्ट हो जाएगा। अगर हमने दीमक का घर नष्ट कर दिया तो वैसे भी आप मान के चलिए कि हमारी बहुत सी फसलें बच जाएगी, हमारा दीमक का प्रकोप नहीं होगा। इसके अलावा खड़ी फसलों में दीमक कीट के रासायनिक नियंत्रण के लिए आप 1 हेक्टेयर क्षेत्र में क्लोरपाइरिफॉस दवा की 1 लीटर मात्रा को पानी में घोलकर किसी मटके में भरें तथा मटके में छिद्र करके सिंचाई जल स्रोत के पास रख दें, जिससे दवा बूंद बूंद करके पूरे खेत में समान रूप से फैल जाएगी और दीमक कीट का नियंत्रण आसानी से होगा। तो मेरे किसान भाइयों से यही आग्रह है, खासकर हम बीज उपचार करें फसलों का, साथ ही साथ जहाँ हमारा बीमठा हो उस बीमठे को हम नष्ट करें। जिनमें दीमक का प्रकोप होता है तो उनमें हम क्लोरोपाइरिफॉस जो तरल पदार्थ आता है या दूसरे भी कीटनाशक आते हैं उनका उपयोग करके उसको नष्ट करें। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। तो अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है कोहला जिला सोनीपत से राम सिंह गुज्जर ने। यह दुधारू पशुओं में होने वाले थनैला रोग के कारण एवं बचाव उपचार पर जानकारी चाहते हैं। तो राम सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। थनैला
रोग हमारे पशुपालक बंधु जानते होंगे। कहीं कहीं देहाती क्षेत्रों में या जहां इसके बारे में जो हमारे पशुपालक प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किए हुए हैं, जानकारी के अभाव में पशुओं में जब थनैला रोग होता है, अलग समझते हैं कि उसको चोट लग गया या उसमें चूटी काट लिया या दूध नहीं ठीक से निकाले, उसके चलते हमको थन में कुछ दिक्कत हो गया। पशुपालक भाइयों, इस रोग से ग्रसित पशु का इलाज कराना तो जरूरी है ही, साथ ही ये रोग पशुओं में आए ही नहीं, इसके लिए कुछ प्रबंधनों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जैसे पशुशाला की नियमित साफ सफाई करें, जहां पशु बैठता है उस स्थान को लाल दवा से धोएं। साथ ही सप्ताह में एक बार पशुशाला में बुझे हुए चूने का छिड़काव करें। दूध दोहने की चुटकी विधि को अपनाएं। इस तरह के जब भी आपको बीमारी मिले तो आप विलम्ब जो है सो योग्य पशु चिकित्सा पदाधिकारी से संपर्क स्थापित करें और इसकी चिकित्सा प्रारंभ कर दें। इसके अडर में आप मस्टिबॉक या मामीसेफ या अडरसेफ इंट्रामेमरी ट्यूब को डाल सकते हैं। तो आप इसमें 90% 95% इस बीमारी से अपने पशुओं को बचाव कर सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। कम समय में चुकंदर की खेती करके किसान ने कमाई अच्छी आय। बदलते मौसम में कैसे करें दुधारू पशुओं की देखभाल। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, तो हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.hp@theratefetv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर यानी कि 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।